हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, योर फेवरेट चैनल जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। आई एम गौरी जादौन, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलरेडी हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख चुके हैं बहुत अच्छे से। पार्ट 2 आए थे उसके ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। और साथ ही हम लोग कवर कर चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीके से जो आपके एमसीक्यूज रहते हैं ना, टॉप 10 एमसीक्यूज थे, उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। देखो, थ्योरी वाले जो चैप्टर्स रहते हैं ना, आपको लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन इसका लिखने का तरीका क्या होता है, कौन कौन से की पॉइंट्स को मेंशन करना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब लोग बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। सो दैट इज ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से देखना है, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, बिकॉज बोर्ड्स में गलती नहीं होनी चाहिए। अभी गलती सारी चलेगी, राइट। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12। सीबीएसई के अलावा जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। और साथ ही में आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स ही मिल जाते हैं, उसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं, राइट। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, हर एक चीज का सीक्वेंस आप देखोगे। पहले आपको पूरा वीडियो लेक्चर्स हर एक चीज प्रोवाइड कर दी, पूरा हमने कंटेंट कवर किया, आपका टॉपिक वाइज हर एक चीज को डिटेल में पढ़ाई, बिकॉज ये चैप्टर नंबर 1 था और काफी दिनों बाद एक सोशल स्टडीज वाला बैकग्राउंड पढ़ने वाले हो, तो मैंने टाइम लेकर उसको पढ़ाया भी आपको हर एक चीज डिटेल में, ठीक है। उसके बाद हमने कवर किया आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और साथ ही में हमने कवर कर लिया हमारे एमसीक्यूज। सारी चीजें आपको सीक्वेंस में देखनी है ताकि आप बिल्कुल भी भूले ना, और आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये चैप्टर पूरा डन हो जाएगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर? चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, द रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिवली, अच्छा, एज वेल एज नेगेटिवली, डिस्कस। तो देखो, जब मैं रेलवे की बात करती हूँ, है ना, रेलवे हमने देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हमारे पास आता है, उसमें हमने देखा था भाई रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया। जब हमने बात करी थी ब्रिटिशर्स में कि ब्रिटिशर्स ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, रेलवे ही देखा था कि भाई बहुत ज्यादा हमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रेलवेज का देखने को मिला है। और जब नेगेटिवली बोलते तो हमने ये भी देखा था कि रेलवे क्यों आया था, भाई सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए आया था, इंडिया के लिए उसने ज्यादा कुछ खास नहीं किया। रेलवे और रोडवेज क्यों आए थे, ताकि वो अपने आर्मी को मोबिलाइज कर सके और साथ ही में अपने रॉ मटेरियल्स को सही टाइम पे प्रोवाइड कर सके। ये दो एक बेसिक फैक्टर थे कि क्यों ब्रिटिशर्स ने उसका डेवलपमेंट किया। लेकिन ऑफ कोर्स हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिमिलरली रेलवेज के भी दो पहलू हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। उसको देख लेते हैं। So the railways affected the structure of the Indian economy positively in the following ways। तो सबसे पहले पॉजिटिव तरीके से क्या क्या करी हैं चीजें, उसको देखते हैं। So it enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers। तो ये तो सही बात है भाई, रेलवे से हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, आराम से दूर तक जा सकते हैं। पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन रेलवेज आए हमारे पास। कब आए थे? 1850 में। पहली रेलवे कब चली? बॉम्बे से लेकर थाने तक, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं रेलवेज की, तो काफी ज्यादा कल्चरल इंटीग्रेशन जो है वो भी हुआ। आप बोलोगे कैसे हुआ? देखो सिंपल सी बात, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे रह रही हूँ तो मुझे नहीं पता भाई दूर मुझसे दूसरी सिटी में लोग कैसे रहते हैं, उनका क्या कल्चर है, उनका खान पान क्या है, उनका पहनावा क्या है, वो किस तरीके से बात करते हैं, कैसी चीजें करते हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो कभी गए भी नहीं है, पहले बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं था। तो लेकिन रेलवे से क्या हो, लोग ट्रैवल करना शुरू करे, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस भी जाने लगे। पहले तो बस एक गांव से दूसरे गांव तक ही जा सकते थे, लेकिन अब तो हम कितने दूर भी जा सकते हैं, तो रेलवेज ने पॉसिबल कर दिया। तो जब हम जितना दूर ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे भी काम करते हैं, वहाँ का तौर तरीका सीखते हैं, तो हम लोग काफी सारे एक तरीके से इवॉल्व कर रहे थे। हम ये बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स को डेफिनेटली दूर किया था रेलवेज ने, तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। सेकेंड, इट फॉस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देखो पहले क्या होता था भाई, नॉर्थ इंडिया में क्या बन रहा है और साउथ इंडिया में क्या बन रहा है, कैसे करें, बहुत टाइम लगता था ना, तो इतना मास बल्क प्रोडक्शन हम लेके नहीं जा सकते थे। थोड़ा बहुत जो महाराजा वराजा लेके चले गए तो ले गए, लेकिन ऐसे सबके लिए तो नहीं होता था। लेकिन इससे क्या हो गया था, जब रेलवेज वगैरह हो गया था, आपने जैसे कि मालगाड़ी देखी है, कितना सामान भर के चला जाता है, तो सिमिलरली क्या होता है कि रेलवे में हम ज्यादा क्वांटिटी और ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, कमर्शियलाइजेशन हो चुका था ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो वो भी एक अच्छी चीज हो गई। सो इट फॉस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कुड बी सेंट टू डिस्टेंट प्लेसेस। फार्मर्स स्टार्टेड व्यूइंग एग्रीकल्चर एज अ बिजनेस रेदर देन अ वे ऑफ सब्सिस्टेंस। पहले क्या होता था, हम लोग फार्मर क्या करते थे कि भाई साल भर मेहनत करेंगे, थोड़ा बहुत जो बनेगा पहले हम खुद खाएंगे, उसको बचा के रखेंगे साल भर के लिए, फिर जो बच जाएगा उसको जाके हम लोग मंडी में बेच देंगे, उससे जो पैसा आएगा बाकी ये सारी चीजें कर लेंगे। यही सोच थी,
क्या सोचती भाई पहले हम अपना काम कर लें, अपना सब्सिस्टेंस का देख लें कि भाई हम खुद सस्टेन कर पाएं, फिर जो सामान बचेगा, जो भी हमारे पास एग्रीकल्चर बचेगा प्रोडक्शन, उसको जाके हम बेच देंगे, जो पैसा आएगा उससे बाकी सारी चीज़ों को कर लेंगे, इसीलिए कर देते। लेकिन जब रेलवेज आए तो हमें पता था कि हम लोग लॉन्गर डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। तो क्या होगा, हमारा कमर्शलाइजेशन बढ़ गया, हमारी सोच ही बदल गई कि हम सिर्फ उसको अपने लिए नहीं, हम उसको बिजनेस के तौर भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई थी। तो रेलवेज ने ये दो चीज़ें तो है, ये तो अच्छी करी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन। तो ये दो चीजें अच्छी हो गई मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, रेलवेज अनेबल द गवर्नमेंट टू सप्लाई फूड ग्रेन्स फास्टली टू फैमाइन अफेक्टेड एरियाज। आपको पता है कि हमने कम्युनिकेशन बिल्ड कर लिया था। कम्युनिकेशन में क्या बिल्ड किया था मैंने, एक तो मैंने क्या किया था, पोस्ट, और था एक टेलीग्राफ। क्यों किया था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो जब मुझे पता चलेगा कि भाई एक पर्टिकुलर सेक्शन है, भाई वहां पे बहुत ज्यादा भुखमरी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई डिजीज फैल गया है, तो हम लोग जल्दी से पहुंच सकते हैं, है ना, उनकी हेल्प करने के लिए। तो रेलवेज ने इसका भी हेल्प किया था। तो तीन चीजें कौन कौन सी हो गई, एक तो मेरे पास क्या होगा, कल्चरल जो डाइवर्सिटी थी, जो हम लोग दूर दूर डिस्टेंस कवर कर सकते थे। सेकंड क्या हो गया मेरे पास, कमर्शलाइजेशन हो गया ऑफ एग्रीकल्चर, अब उसको हमने बिजनेस की तरह देखना शुरू कर दिया था। और तीसरा क्या हो गया था, जब भी किसी को दिक्कत होती थी तो हम पहुंच सकते थे, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता था। तो ये तीन चीजें अच्छी हो गई, राइट। अब मेरे पास सेकंड चीज क्या हो गई, व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स। नेगेटिव क्या हुआ, इट अनेबल्ड द गुड्स फ्रॉम ब्रिटिश फैक्ट्रीज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देयर बाय एक्सपैंडिंग देयर मार्केट। अब क्या हो गया, ब्रिटिशर्स के लिए भी तो आसान हो गया कि वो अपने सामान को हर जगह पहुंचा पाए। इससे क्या हो गया था, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जो हमारी खुद की इंडस्ट्रीज थी, हमारा खुद का बना हुआ सामान था, उसको कोई खरीदना नहीं चाह रहा था, वो साइडलाइन हो गया, बिकॉज ब्रिटिशर्स के गुड हर जगह अवेलेबल है। तो क्या हो गया, आपने देखा होगा कि अब धीरे धीरे जो मार्केट का सामान है हर जगह मिल जाता है ना। हम ये बोलते हैं अरे ये तो कहीं भी मिल जाएगा। पहले हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते थे, हम बोलते थे ये खरीद के लाएंगे, वो खरीद के लेके आएंगे। अब हम क्या बोलते हैं, अरे सब इंटरनेट पे मिलता है, खरीद लेंगे, है ना। क्योंकि जब मेरे लिए कोई चीज़ आसानी से मिलने लगती है तो जो चीज़ वैल्यूएबल रहती है उसकी वैल्यू घट जाती है। सिमिलरली ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया, जब रेलवेज वगैरह आए तो उनका जो सामान है, हमने क्या बोला, वो मशीन मेड गुड्स लेके आते थे। इंडिया क्या था, एक तरीके से इंपोर्ट कर देता था, फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करता था, रॉ मटेरियल्स को। तो उनके पास ब्रिटिशर्स ने उनका जो सामान था, जो उनके गुड्स थे, जो उन्होंने बनाए थे मशीन से, उसको हर जगह सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से तो हमारा जो मार्केट था वो कम हो गया और इनका मार्केट बढ़ गया। नेक्स्ट क्या था, इट facilitated the transport of raw materials to the port cities and ensured their easy हम बोलते हैं exportability। हमने देखा था कि हमारा जो प्रोडक्शन हम जो कर रहे हैं उसको एक्सपोर्ट करने के लिए कभी ब्रिटिशर्स ने हेल्प नहीं किया, बल्कि ज्यादा टैक्सेस वगैरह लगा दिए। और अगर ब्रिटिशर्स को खुद का कोई सामान भेजना होता था कहीं बाहर तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था। तो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत आसानी हो गया कि इंडिया की हम लोग बोलते हैं ना, आपके पास क्वेश्चन भी आया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमने करा था कि इंडिया की वेल्थ इतनी आसानी से ड्रेन कैसे हो गई, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड किया कि आराम से यहाँ से चोरी करके, चोरी नहीं बोलूंगी, चोरी गलत वर्ड हो जाएगा, लेट्स से सामान लिया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सप्लॉयटेशन किया, राइट। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द रूरल एरियाज। कमर्शलाइजेशन तो आपने कर दिया एग्रीकल्चर का, लेकिन जो रूरल एरियाज थे, विलेज वगैरह से, वहां पे बड़ी दिक्कत हो गई। तो ये भी बड़ा इश्यू हो गया। तो ये तीन चीजें आप देख सकते हो नेगेटिव भी हुई हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। तो दोनों चीजें हमने देखी हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमने देखे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या स्थिति था जब मैं इंडिपेंडेंस की बात कर रही हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर हमने स्टार्टिंग से ही देखा है कि बहुत ही ज़्यादा प्री डोमिनेंस एरा था एग्रीकल्चर का। आधे से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर भी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला था। बिकॉज एग्रीकल्चर में अगर मैं ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करती हूँ तो उन्होंने एक सिस्टम लेके आ गए थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक जमींदारी सिस्टम की बात करी है। जिसमें क्या होता था, कल्टीवेटर से लगान लिया जाता था, यानी टैक्स लिया जाता था, वो जमींदार्स को पे करते थे और जमींदार ब्रिटिशर्स को पे करते थे। अगर ब्रिटिशर्स को नहीं पे करते थे जमींदार तो उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, उनके राइट छीन लिए जाते थे। तो जमींदार भी डर के मारे जैसे भी करके कल्टीवेटर से पैसा निकलवाते ही थे। तो एक बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन गया,
राइट। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। फिर हमने देखा था कि कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स हो गया था, तो उसने भी एग्रीकल्चर को काफी एक तरीके से डिग्रेड करने में हेल्प करा था। लेकिन इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं, जब इंडिपेंडेंस था तो क्या चीजें मुझे देखने को मिली है। सो द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में बात करती हूँ, सबसे पहला पॉइंट आता है मेरे पास लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा खास नहीं थी, इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे आपके एग्रीकल्चर में, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन लेवल उतना अच्छा नहीं हो रहा था, बिकॉज इतना ज्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी हर किसी के पास, है ना। सो द प्रोडक्शन लेवल्स वर वेरी लो एट अबाउट 660 kg पर हेक्टेयर फॉर व्हीट एंड 665 पर हेक्टेयर ऑफ राइस। तो आप देख सकते हैं बहुत ही लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मुझे देखने को मिली। हाई डिग्री ऑफ वनरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर वाज ग्रेटली अफेक्टेड बाय एराटिक रेनफॉल। इसका मतलब क्या होता है, रेनफॉल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह मेरे पास थी ही नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। लिया सभी ने इसका स्क्रीनशॉट। तो ये दो रीजंस हमारे पास सबसे बेसिक रीजंस हैं, और भी रीजंस हैं जो बिल्कुल अफेक्ट करते हैं, उसको भी हमें स्टडी करना है, राइट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या था हमारे पास, रिफ्ट एंड टर्मोइल बिटवीन ओनर्स एंड टेलर्स। इसका मतलब बेसिकली हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जमींदारी सिस्टम की। आप बोलोगे मैम इसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्यों है, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ही रहता है कि इजी क्वेश्चन को डिफिकल्ट वे में लाके प्रेजेंट कर देते हैं, फिर आपको डिफिकल्ट लगते हैं कि यार ये कैसे वर्ड्स है। इसलिए अगर आपसे बोले टर्मोइल का मतलब क्या होता है कि रिलेशंस ठीक नहीं है, रिफ्ट है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन ओनर्स एंड टेलर्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। बेसिकली क्या पूछ रहे हैं लोग, कल्टीवेटर्स और जमींदार का रिलेशन पूछ रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। The owners charge high rent from the tillers and demanded rent even when the crops failed। जब आपके पास उपजाऊ जमीन है लेकिन नहीं हुआ ढंग का प्रोडक्शन, उसके बाद भी आपको टैक्सेस देना पड़ता था अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है कि सबके पास जमीन थी एग्रीकल्चर के लिए, कुछ लोग दूसरों की जमीन के लिए भी काम करते थे, तो उनके अगर नहीं होता था तब भी रेंट देना पड़ रहा था। And this demotivated the tillers and agriculture productivity was negatively affected। लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ के दूसरे सेक्टर्स को पकड़ना शुरू कर दिया था। Then uneconomic and fragmented land holding। इसका मतलब क्या होता है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम की बात हो रही है। The size of the land holdings were uneconomic and also the land holdings were scattered। This further affected the production of the land adversely। adversely का मतलब बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सब। डन। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, आपको पता है कि आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है लेकिन जॉब्स वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो आपको जो जॉब मिलती है आप उसको कर लेते हो, तो दैट इज द पार्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि आप यू डिजर्व मोर बट यू आर जस्ट एम्प्लॉयड बिकॉज फॉर द कंडीशंस यू हैव। वहीं अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि बिल्कुल बेरोजगार वाली बात है। सो द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज प्लैग्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। बहुत ज़्यादा दिक्कत ही आ गई थी, लैंडलेस लेबर्स वगैरह थे, रेंट वगैरह देना पड़ता था, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा जनरेट होने लग गई थी। यूज़ ऑफ प्रिमिटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने देखा था कि मॉडर्न फार्मिंग वगैरह इतना ज़्यादा चल नहीं रहा था उस टाइम पे, वो तो बाद में आना शुरू हुआ आफ्टर एग्रीकल्चर, हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह सब आया, लेकिन इनिशियली अगर हम बात करते इतना ज़्यादा डेवलपमेंट था नहीं। द फार्मर्स यूज एज ओल्ड प्रिमिटिव टेक्निक्स, ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ किया जब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल नहीं दे रहे थे, जहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो, बिकॉज 75% लोग तो आपके एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिला, दैट इज़ वाई हमारा लो प्रोडक्शन होता था। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। देखो ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको डिफिकल्ट इसलिए लग रहे हैं, है सारे सिंपल, इसका लैंग्वेज चेंज किया गया है। क्यों? बिकॉज ऐसे ही वर्ड्स आपको बोर्ड्स में देखने को मिलेंगे, और मेरा काम आपके लिए आसान करना नहीं है, आपको डिफिकल्ट को करके उसको आसानी से बताना है ना। इसलिए जो आपने ये सारे वर्ड्स देखने तो आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो अब आएंगे आपके पास क्वेश्चंस, आप बिल्कुल भी घबराओगे नहीं, समझ आ जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है ना सारी चीजें आपको, पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट्स। ब्रीफली डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो आप सभी को पता है, अगर मैं फॉरेन ट्रेड की बात करती हूँ, ब्रिटिशर्स कैसे ट्रेडिंग करते थे। बेसिकली इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते थे, ठीक है। नो टैरिफ्स, फ्री ट्रेड एरिया,
ठीक है। एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करती हूँ, रुको ये रुको रुको रुको, टू एंड फ्रॉम इसलिए लिखा है ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब समझ पाओ, ठीक है। नो टैरिफ्स, फ्री ट्रेड एरिया, पहला पॉइंट ये लिखोगे। दूसरा पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये दिख रहा है आपको नीचे वाला हाई टैक्सेस वाला, उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, रुको। अब दिख रहा है, इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। पक्का? तो देखो मैं इसकी कहानी आपको समझाती हूँ। जब मैं फॉरेन ट्रेड की बात कर रही हूँ, आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ट्रेडिंग के लिए ही आए थे इंडिया में। उनका मेन रीजन क्या था? ट्रेड करना, बिजनेस करना, और कोई रीजन नहीं था। वो तो बाद में उन्होंने देखा कि नहीं भाई, अच्छी कंट्री एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं, इस पर राज भी कर सकते हैं, तो उन्हें अपना पूरा सिस्टम बना दिया और एक तरीके से उन्हें प्लान करना शुरू कर दिया कि कैसे इंडिया पे रूल करने लगे, उसको एक कॉलोनी बना ले अपनी, है ना। फिर वो इवेंचुअली सक्सेसफुल भी हो गए। यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स फॉरेन ट्रेड की, हमेशा से मैंने आपको समझाया कि इंडिया को क्या बोला? एक्सपोर्ट करो रॉ मटेरियल्स, इंपोर्ट करो फिनिश गुड्स। कौन से गुड्स? जो ब्रिटिशर्स ने बनाए। और हमारे जो गुड्स हमने खुद बनाए, उसका हमें प्रोडक्शन नहीं करने देते थे, उसका हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करने देते थे। कैसे? जो टैरिफ ड्यूटीज वगैरह लगती ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, खुद के लिए उन्होंने कर दी जीरो। आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं, अपने लिए क्या बना लिया? फ्री ट्रेड एरिया बना लिया। और इंडियंस के लिए क्या कर दिया कि आपको हाई टैक्सेस पे करने पड़ेंगे और हाई ड्यूटीज को पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो इससे क्या हो गया? हमारे लिए ट्रेड करना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया। पॉसिबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा कम होगी पॉसिबिलिटी, और खुद के लिए उन्हें हर एक चीज बहुत ज्यादा कन्वीनियंट कर ली। ठीक है। सो द मेन फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ड्यूरिंग द पॉइंट, या हम बोल सकते हैं पिंट और ब्रिटिश रूल आर एज फॉलोज। अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, सो अंडर द कॉलोनियल रूल इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ, क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे हम? सबसे पहले आप ये लिखोगे, सिल्क हो गया, कॉटन, जूट, वूल, साथ में भी आ शुगर, इंडिगो। ये सब क्या थे? एक तरीके से रॉ मटेरियल्स। इसके अलावा भी सारी चीजें, टी थी, कॉफी थी, ये सारी चीजें भी थी। ठीक है। एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स लाइक सिल्क, वूलन कोट्स, क्लोथ्स जो है हमारे पास ये, और कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी। ये सारी चीजों को हम लोग क्या करते थे? एक तरीके से इंपोर्ट करते थे। तो हम लोग क्या भेज रहे हैं? रॉ मटेरियल्स। इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? फिनिश गुड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला पॉइंट मेरा यही था, इसमें भी यही है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से लेना इसका स्क्रीनशॉट। बिल्कुल भी मेरे को टाइम वेस्ट नहीं चाहिए, हर एक चीज को लिखते हुए भी चलना है। अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बिल्कुल रट्टाफिकेशन करना है। जब तक मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं आता, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रेलवे मेरा 1850 में बना है, पहला कहाँ से कहाँ तक गया? बॉम्बे से लेके थाने तक गया। ये याद करने वाली चीज है, ये समझने वाली चीज है, इसको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। समझ के लिखोगे आराम से बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? पक्का? आगे बढ़े, चलो। देन ब्रिटेन्स मोनोपोली कंट्रोल। आपको पता है कि एक मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एक अकेला राजा, बाकी सब है प्रजा। तो हमें एक कॉलोनी थे किसकी? ब्रिटिशर्स की। उन्होंने क्या बोला कि भाई ब्रिटेन का, जैसे कि मैंने आपको बताया था,
ब्रिटेन ने क्या किया? ड्रेन कर दिया। किसको? हमारी इकोनॉमी को। क्योंकि इनके पास क्या थी? मोनोपोली। तो मोनोपोली में क्या होता है? उनके पास मोनोपोली थी, उनने क्या किया? यहां से सारे रॉ मटेरियल्स ले, यहां से सारी अच्छी चीजें ली, कहां भेज दी? ब्रिटेन। इसलिए आपको सब म्यूजियम में मिल जाएगा, वहां के दुनिया भर में जहां जहां राज किया वहां की सारी अच्छी चीजें वहां मिल जाती हैं, राइट? कौन सा हीरा है भाई जो गया है? नाम नहीं लूंगी, आपको पता है वो कौन सा हीरा गया है, राइट? सो दैट इज अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे मोनोपोली की, उनके पास मोनोपोली थी, उनको जो चाहे वो कर सकते थे, बिकॉज हमने पहला ही पॉइंट यहाँ पे पढ़ा कि इनका कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश का रूल था, हम उनकी कॉलोनी थी। जब हम उनके अंडर आ रहे तो उनका जो मन करेगा उनको करना पड़ेगा, वो कर सकते हैं, उनके पास फुल राइट है, हमारे पास कुछ राइट नहीं है। तो वो क्या करते थे? यहाँ से इकोनॉमी से जो भी अच्छी चीजें यहाँ से उठाई और ब्रिटेन भेज दी, एक्सपोर्ट कर देते थे, इसलिए हमारी इकोनॉमी क्या हो गई? ड्रेन हो गई थी। रिमेंबर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप ये देखो कि मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स एंड द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 फॉर द इंटेंसिफाइड मतलब बढ़ा दी ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। पहले तो क्या था? अफ्रीका से घूम के आना पड़ता था, अब तो इन्होंने बिल्कुल शॉर्टकट निकाल लिया, स्विस कैनाल, आराम से जल्दी से आ जाते हैं, तो जल्दी सामान भेज देते हैं। अगर टाइम लग रहा होता तो कम बेल जाती, लेकिन अब तो बिल्कुल पड़ोस से ही हम जा पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ज्यादा हमारा सामान जा रहा है, ज्यादा हमारी इकोनॉमी ड्रेन हो रही है, हमारी वेल्थ ड्रेन हो रही है। सोने की चिड़िया क्या हो रहा है? धीरे धीरे कुछ सामान नहीं बच रहा है इंडिया के पास, क्योंकि सारा सामान कहाँ जा रहा है? ब्रिटिशर्स के पास, राइट? नेक्स्ट क्या हमारे पास? सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। अब हमेशा हम बोलते हैं इकोनॉमी में कि ज्यादा एक्सपोर्ट करो, ज्यादा एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करना अच्छा नहीं होता है, हम ही बोलते हैं, आज भी हम यही बोलते हैं। मेक इन इंडिया कैंपेन क्यों चल रहा है? आत्मनिर्भर भारत क्यों चल रहा है? हम चाहते हैं कि हम खुद से सामान बनाए, किसी और पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, बल्कि हमारा सामान दूसरा देश जो वर्ल्ड है वो खरीदे, हम सप्लाई करें, हमारी फॉरेन करेंसी बढ़नी चाहिए, हमें फायदा होना चाहिए, ठीक है? मैंने इसका एग्जाम्पल पहले भी दिया है, आपका घर और आपके बड़े पापा का घर, अब बड़े पापा और आपके बीच में बिजनेस थोड़ी हो गई, तो घर की बात हो गई। तो यहाँ से ब्रिटेन सामान ले रहे हैं, पूरा यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि टैरिफ पॉलिसीज नहीं है, फ्री में आप भेज सकते हो। कहाँ भेज रहे हो? एक तरीके से अपने बड़े घर ही तो भेज रहे हैं, ब्रिटेन भेज रहे हैं, तो इंडिया से कहाँ भेज रहे हैं? ब्रिटेन भेज रहे हैं। अब इसमें कोई सिस्टम होगा क्या सरप्लस का? और थोड़ा बहुत जो सरप्लस भी आता है, बिकॉज ब्रिटेन ही नहीं और भी जो डेस्टिनेशन होते थे वहाँ पे भी वो सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल्स, तो वहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट होता था, जो फॉरेन करेंसी वगैरह आता था या सरप्लस आता था, उसको वो किसके लिए यूटिलाइज करते थे? वॉर्स के लिए, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे इंडिया को कोई बेनिफिट तो हुआ ही नहीं, अपने फायदे के लिए हम कर रहे हैं ना। सरप्लस हुआ भी तो सिर्फ ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए किया। सो ड्यू टू ह्यूज एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी गुड्स आर बैलेंस ऑफ ट्रेड शोड अ सरप्लस, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा रॉ मटेरियल्स वगैरह सब सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास तो बहुत ज्यादा सरप्लस आ रहा था। लेकिन द सरप्लस सो जनरेटेड वाज नॉट यूज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, बट वाज स्पेंट बाय द ब्रिटिशर्स टू फाइट वॉर्स टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी अकॉर्डिंग टू देयर वाज अ ह्यूज ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। अभी मैंने आपको बताया, राइट? तो इस तरीके से क्या हो गया था, हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी की जो पूरी वेल्थ थी वो ड्रेन होती चली जा रही थी। फॉरेन ट्रेड का मतलब ही क्या है? यहाँ से सामान दूसरे देश भेजना। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आप अपना सामान जो है आप दूसरे देश भेज रहे हो, तो यहाँ तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपने पूरा यहाँ से सामान लिया, शिप में बिठाया और स्विस कैनाल से भेज दिया ब्रिटेन, तो बचा क्या? ड्रेन वेल्थ हो गई, जो हमारी जो वेल्थ थी वो ड्रेन हो गई, राइट? सो इसलिए हम ये क्या बोल सकते हैं, ये सारे जो फॉरेन ट्रेड जो एक मेन रीजन था कि हमारी जो इकोनॉमी थी बिल्कुल ड्रेन हो गई। अगर यहीं पर रहता तो हम तो फिर से बटोर ही लेते ना, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, यहाँ से सामान चला गया, नाउ वी हैव नो वे टू गो, वी आर स्टिल बिल्डिंग एवरीथिंग बट वी हैड एवरीथिंग अर्लियर, राइट? टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू नोट डाउन। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया है। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से रिपीट हो सकता है, आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में मिल सकता है, स्टेटमेंट और सजेशन बेस के केस में भी मिल सकता है। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं ना उसको सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर की तरह ही नहीं पढ़ना है, आपको इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिफरेंट तरीके से 360 डिग्री एनालिसिस करके पढ़ना है, ठीक है? So let's move on to the question number 4, that is, how was the zamindari system of land settlement responsible for the stagnation of Indian agriculture? तो जैसे कि मैंने आपको बोला सीबीएसई हो गया है चला, उसने अपने पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया है। यूजुअली क्या होता है कि आपसे पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा रहता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्या पूछते हैं हम लोग कि व्हाट आर द रीजंस
फॉर स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। आपसे रीजन पूछा जाता था, फिर आप क्या करते थे, पहला पॉइंट आप ये लिखते थे, फिर उसको एक्सप्लेन करते थे। अब उन्होंने क्या बोला है कि भाई याद मत करो, हेल्प हम कर दे रहे हैं, हम आपको हेड पॉइंट बता दे रहे हैं, ये हेड पॉइंट है, आप हमें समझाओ इसका मीनिंग क्या है। मतलब आपका रट्टाफिकेशन अब किसी काम का नहीं है। आप क्या करते थे, की पॉइंट्स पढ़ के चले जाते थे, सोचते थे कि अंदर की कहानी तो भाई हम खुद लिख लेंगे। होता था कि अंदर की कहानी हम खुद लिख लेंगे, बस हेड पॉइंट पता होना चाहिए। सीबीएसई ने क्या बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, पढ़ना है तो पूरा अच्छे से ही पढ़ो। इसका मतलब क्या होने वाला है अब कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है हेड पॉइंट, कि आपके पास हेड पॉइंट गिवन है, आपको उसको एक्सप्लेन करना रहेगा। क्या करना रहेगा स्टूडेंट्स, आपको उसको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, जो जमींदारी सिस्टम हमारे पास था, जो जमींदारी सिस्टम हमारे पास था, उसमें हमने किसकी बात करी थी, लगान की। इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से टैक्स, जो कौन पे करता है, कल्टीवेटर्स पे करते हैं जमींदार्स को, और जमींदार्स किसको पे करते हैं, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हियरार्की चलता है कि भाई कल्टीवेटर से जमींदार, जमींदार से ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ता है। अगर सपोज जमींदार जो हैं ब्रिटिशर्स को पे नहीं कर पाए तो क्या होता था, जो जमींदार के राइट्स थे उनसे छीन लिए जाते थे। उसके चक्कर में, उस डर की वजह से जमींदार भी कुछ ना कुछ करके, कैसे भी करके कल्टीवेटर से पैसा निकलवाने में लगे रहते थे। ये हमने पढ़ा था। इसमें क्या होता है, जमींदारी सिस्टम में आपको एक तरीके से पहले तो फोर्स किया जाता है कि आपको लगान देना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई आपके यहाँ अच्छा कल्टीवेशन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कि अच्छे से आपका भाई उगा भी है कि नहीं उगा जो आपने क्रॉप्स डाले हैं, लेकिन आपको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हुई थी, इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, द जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द परमानेंट ओनर्स ऑफ द लैंड। आपने पढ़ा होगा परमानेंट सेटलमेंट। ये हम पढ़ते हैं क्लास 8th में, हिस्ट्री में आप पढ़ते हो परमानेंट सेटलमेंट की कहानी, महलवारी सिस्टम की कहानी। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग एक तरीके से लैंड को कैसे डिवाइड करते हैं, उससे कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सो द जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द परमानेंट ओनर्स ऑफ द लैंड एंड वर रिक्वायर्ड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट। हम क्या बोलते थे, जमींदार्स वो होते थे जिनकी खूब जमीन वगैरह होती थी। ठीक है, तो उनके पास एक अच्छा राइट रहता था, कंट्रोल रहता था, और उनको और भी ज्यादा अथॉरिटी कौन देता था, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे, भैया आप ओनर्स हो, सब करो, आप अच्छे से करो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आपको क्या है, लगान लाके हमें देना पड़ेगा। एक फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड डेट को, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड डेट को आपको मुझे देना पड़ेगा ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारा जो फार्मिंग एग्रीकल्चर अच्छा है कि नहीं है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, टैक्स से देना पड़ेगा। तो इसके चक्कर में क्या होता है, जमींदार भी, क्योंकि जमींदार नहीं चाहते थे कि वो जमींदार वाला टैग हमारे उससे जाए, क्योंकि अगर वो जमींदार नहीं रहे तो कल्टीवेटर्स हो जाएंगे। तो जैसे वो लोग को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको कोई एक्सप्लॉइट करेगा, तो वो तो कोई नहीं चाहेगा, सब अपना पावरफुल पोजीशन को मेंटेन करना चाहेंगे। तो जमींदार ने भी यही था, तो इसलिए वो हमेशा क्या करते थे, कोशिश करते थे कि कल्टीवेटर से जितना वसूली कर सकें कर पाए। Right? So the zamindars were recognized as the permanent owners of the land and were required to pay a fixed amount of money to the government on a specified date in the lieu of its right. है ना, कि अगर आपने स्पेसिफाइड डेट को आपने लगान पे नहीं किया तो आपके राइट्स चले जाएंगे। राइट, सो दैट इज व्हाई इफ दे डिफॉल्टेड ऑन मेकिंग पेमेंट देन दिस राइट वाज टेकन अवे फ्रॉम देम, कि अगर आप अच्छे से पे नहीं कर पाते थे, आपको जैसे 10 तारीख तय है, आपने 10 तारीख को नहीं पे किया तो आपसे हम राइट छीन लेंगे। जैसे कि आपने देखा हुआ ईएमआई में क्या होता है कि अगर 10 तारीख की ईएमआई मुझे भरनी है, मैंने नहीं भरी तो मेरे पे क्या लगता है, फीस लग जाती है ना, मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ वो नहीं है, आपसे क्या आप नहीं दे पाए, लाओ गाड़ी वापस दे दो, आपके पास गाड़ी नहीं रहने वाली। मतलब जो इतना टाइम से आप उसका रेवेन्यू, आप उसका टैक्स दे रहे थे, उसका कोई कीमत नहीं है। इतने टाइम से जो ईएमआई भर रहे थे उसका कोई कीमत नहीं, अभी आपने नहीं भरा ना, लाओ वापस दे दो, है ना, एक बारी में हम उसको वापस ले लेते थे, कोई चांस ही नहीं दे रहे। सिमिलरली ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन इस टाइम पे ऐसा हो रहा था, अगर जमींदार जो थे, जो फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड डेट को अगर वो पे नहीं कर पाते थे तो उनके राइट्स को छीन लिया जाता था। तो इसकी वजह से द जमींदार्स आर चार्ज ह्यूज रेंट फ्रॉम द टेलर्स। तो वो क्या करते थे, बहुत ही ज्यादा चार्ज करते थे, जो टेलर्स का मतलब कल्टीवेटर्स से, एंड इवन फोर्स देम टू पे इन द केस ऑफ क्रॉप फेलियर्स। अगर भाई आपका एक तरीके से नहीं हुआ इस बार अच्छा खेती,
उसके बाद भी आपको पे करना पड़ेगा। अब भाई इंसान के पास खुद के पैसे नहीं है कुछ करने के लिए, वो उसमें आपको टैक्स कहाँ से देगा? तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, फार्मर्स बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे थे, उनसे अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो रहा था और उन्हें बहुत ज्यादा ऐसी चीजें फेस करी। In spite of charging a huge rent, they did not nothing to improve the condition of agriculture. अब सिंपल सी बात है, आज हम टैक्सेस देते हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करती तो हम हल्ला मचा देते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज हम क्या बोलते हैं कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमारा राइट है कि हमें फैसिलिटीज मिले, राइट? तो सिमिलरली अगर कोई ऐसा किसान है जिसका भाई खेती बाड़ी नहीं हो रही अच्छे से, उसके बावजूद भी आप उसको फोर्स कर रहे हो, जैसे तैसे आपको टैक्स वगैरह सब दे रहा है, लगान दे रहा है, उसके बाद भी आप उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे, इरिगेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक से वो प्रोवाइड नहीं करे, कोई रियायत नहीं दे रहे, तो डेवलपमेंट कुछ हो ही नहीं रहा एग्रीकल्चर के नाम पे। आज तो टैक्सेस वसूल रहे हो अपनी जेब भरने के लिए, इंडिया का कोई डेवलपमेंट आप कर ही नहीं रहे हो। तो मेजरली क्या हो रहा था कि इतना ज्यादा पैसा एग्रीकल्चर से जा रहा था लेकिन उस पर कुछ पैसा लग ही नहीं रहा था, तो स्टैग्नेशन ही ग्रोथ होगी ना। और स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, की बहुत ही स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट आपका हो रहा है, बिल्कुल भी ग्रोथ रेट है ही नहीं, ठीक है? तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर की कंडीशन थी इंप्रूव हो ही नहीं रही थी, जैसी थी उसी में थोड़ा बहुत जो काम चल रहा था वो चल रहा था, राइट? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। डन? एवरीवन टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। आगे बढ़े, चलो। So, after paying huge amount of produce as rent, the farmers were in no position to buy fertilizers and pesticides. अब जैसे कि 10 रुपए हम कमा रहे हैं, उसमें से तुम 9 रुपए टैक्स ले लो, तो 1 रुपए में आदमी क्या ही करेगा? ये आपको कंडीशन लग रही है? अभी मैंने आपको 10 रुपए के हिसाब से बताई। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी मेरे पास पैसा आ रहा है उसमें से 90% अगर मैं टैक्स दे दूंगी, सिर्फ 10% बचेगा, उसको मैं पहले फर्टिलाइजर्स खरीदूंगी कि अपने लिए थोड़ा बहुत खाना पीना खरीदूंगी? सिंपल सा आपको एक लॉजिक वाला आंसर आपको देना है इसमें। आप अपनी पहले मजबूरी को पूरा करोगे या अपना फर्टिलाइजर्स वगैरह इकट्ठा करोगे? तो वही हो रहा था कि क्या हो रहा था कि एक तो वैसे ही हमारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास पैसे भी नहीं, जितने पैसे हैं उसको दूसरे काम के लिए लगाने हैं, तो हम आगे के लिए भी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। तो एक तरीके से जो ट्रैप हो गड्ढे में हम और नीचे चलते जा रहे हैं, राइट? और फंसते चले जा रहे हैं। तो ये क्या होता है? ट्रैप। इससे क्या होता था, एक तरीके से एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है बिल्कुल खराब हो गई। सो वी कैन से दैट आफ्टर पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस एज रेंट, द फार्मर्स वर इन नो पोजीशन टू बाय फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लैंड। ऑल दिस लेड टू द स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो जमींदारी सिस्टम ने फोर्स किया कल्टिवेटर्स को, उनको पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा देते तो उनके पास पैसा नहीं बचता था, तो वो कुछ भी ऐसा खरीद नहीं पाते थे जिससे एग्रीकल्चर को हेल्प मिलेगा। और गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, जो ब्रिटिश रूल था वो कुछ कर नहीं रहा था, तो एक तरीके से कुछ भी डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा था। सो क्लियर स्टूडेंट्स, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक्सप्लेन द रोहितवारी एंड महलवारी सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू प्रेवलेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। देखो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, अगेन आप इसको क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो होपफुली जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा कि आपने क्लास 8 में क्या पढ़ा था। ये किससे सेटलमेंट से रिगार्डिंग है? एक हमारा थोड़ा नॉर्दर्न नॉर्थ साइड पे, एक हमारा जो साउथ साइड है उस पे हमने देखने को मिला है एक महलवारी सिस्टम और रोहितवारी सिस्टम। दोनों में क्या हो रहा है कि टैक्सेस कलेक्ट करके किस तरीके से हम लोग किसको पे कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को, क्या हमारा चेन है पे करने का, वो हमें देखना है। So, अगर मैं बात करते हैं रोहितवारी सिस्टम की, इट वॉज द वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम कल्टिवेटर्स ऑफ फार्मलैंड, यानी जो कल्टिवेटर्स हैं, जो कर रहे हैं खुदाई, जो फार्मिंग कर रहे हैं, डायरेक्टली उनसे टैक्सेस को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और जो मेरा महलवारी सिस्टम था, महलवारी का मतलब क्या होता है, आपने डिफरेंट विलेजेस को डिवाइड कर दिया और हर एक डिफरेंट विलेजेस को एक ग्रुप बना दिया तो वो महल हो गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, महलवारी सिस्टम। So this system consists of landlords and zamindars representing an entire village और even a group of villages। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, महल क्या है यहाँ पे कि आपने 2-3 विलेजेस को कंसीडर कर लिया और उसको एक पूरा बना के क्या कर दिया, महल बना दिया, है ना। तो महल हमारा वो फोर्ट वाला महल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Alongside with the tailors, they were jointly as well as individually responsible for the payment of revenues. The land under this system included the land of the village as well as the adjoining जो forest land था और हमारे पास जो डिफरेंट एरिया था उसको भी हम कंक्लूड करके चलते थे। तो दोनों में क्या हो रहा था, एक तरीके से इसमें यूजुअली क्या होता था, विलेज जो हेडमैन है, बिकॉज विलेज का एक हेडमैन रहता है, उसकी जिम्मेदारी होती थी, ब्रिटिशर्स इससे पैसा ले लेते थे। और रोहित वाली सिस्टम में डायरेक्टली कल्टीवेटर से ब्रिटिशर्स पैसा ले लेते थे। ये हमारे दो कंडीशंस आ जाते हैं,
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल हैड इट्स ओन ओरिजिन इन बंगाल। तो बंगाल में कॉटन टेक्सटाइल्स, क्योंकि जूट और कॉटन टेक्सटाइल्स दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी अगर हम बात करते हैं बंगाल रीजन में। तो उसमें आपको बताना है कि कॉटन का कौन सा एक टाइप था जिसके हमने बारे में बात करी। एक सिंगल लाइन में बात करी, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी, क्योंकि हमारा वन लाइन आंसर ही होने वाला है। आपको पता है बहुत ही सॉफ्ट सा मल कॉटन टाइप का, मिसलिन टाइप का जो आपको देखने को मिलता है, जो बहुत सॉफ्ट है। यूजली जो कॉटन होता है ना, बहुत आपने देखा होगा कॉटन साड़ीज वगैरह भी बहुत ज्यादा ऐसी रहती है, खड़ी खड़ी साड़ीज रहती हैं वो, है ना। तो एक बहुत ही सॉफ्ट कॉटन टाइप का भी कपड़ा आता है जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, मुस्लिन टाइप का जो क्लॉथ रहता है ना, उसको हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। तो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, वो बंगाल रीजन से ही ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पे डायरेक्टली आपको एक बीच में से कोई स्टेटमेंट उठा के दे दिया और आपको आंसर करना पड़े। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो कई बार आपको ना सीधे एक वन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी दिखते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप 3-4 पॉइंट्स लिखो या डिटेल में लिखो, डिपेंड्स कि आपके पास कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। Why was Indian economy called an agriculture economy on the eve of independence? Not on just eve of independence, before independence also, जहाँ पे हमने पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स के आने पहले भी हम क्या बोलते थे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 तरीके थी। पहला क्या था, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वेल्दी इकोनॉमी थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। सेकेंड क्या था, मेरे पास ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि मैं ये बोलती हूँ कि 75% ऑलमोस्ट लोग जितने थे, हम ये बात कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। और थर्ड हमारे पास हमने क्या पढ़ा है कि हम लोग हैंडीक्राफ्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। किसमें अच्छे थे, हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छे थे। तो मेरे पास ये 3 फैक्टर्स आ गए थे। कौन कौन से, कि ये 3 चीज़ें तो मेरे फीचर्स थे हमारे इंडियन इकोनॉमी के बिफोर द ब्रिटिशर्स अराइव। और जब हम बात कर रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस भी, हमने डिफरेंट सेक्टर्स पढ़े कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। ये सारी जगहों पे हमने देखा कि कैसे इन्फ्लुएंस किया है ब्रिटिशर्स ने, कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया है। लेकिन जब मैं ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रही हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर ने अपना एक तरीके से मोनोपोली में बोल सकती हूँ। क्यों, मतलब कि मैक्सिमम लोग आर इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, सो इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इंडियन इकोनॉमी वाज called an agriculture economy on the eve of independence because about 70 to 75% of the population was dependent on agriculture for its livelihood, either directly or indirectly। मतलब जरूरी नहीं कि हर कोई फार्मर ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिगार्डिंग या सेक्टर के रिगार्डिंग ही उनका जो पूरा लाइवलीहुड है वो रिवॉल्व कर रहा था। दैट इज हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सब जल्दी से। डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, जब मैंने एग्रीकल्चर की बात करी थी, है ना, कि एक मेरे पास क्या होता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका मतलब क्या होता है, खुद को सस्टेन करने के लिए, खुद के लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए जब आप कोई चीज कर रहे हो, दैट इज योर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। वहीं पे जब मैंने बात करा था कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन की होता है फॉर प्रॉफिट, कमर्शियलाइजेशन की होता है दैट इज फॉर प्रॉफिट। यानी आप यहाँ पे क्या करने लग गए थे, एग्रीकल्चर में कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स करना लग गए थे। यानी हम लोग बेसिकली फूड क्रॉप से शिफ्ट हो गए थे किसकी तरफ, दैट इज योर क्रैश कोर्स। सो फूड क्रॉप्स कौन से होते हैं, बेसिकली जो मुझे रोज चाहिए रहता है, दाल चाहिए, है ना, दाल नहीं बोलते, जैसे हम बोलते हैं चावल, आटा, वीट, राइस, ये क्या था हमारे पास, बेसिकली फूड क्रॉप्स थे। हमने यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इसका पूरा जो डायनेमिक्स है उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया था, क्रैश क्रॉप्स में। यानी जूट बनाइए, कॉटन बनाइए, टी बनाइए, कॉफ़ी बनाइए, इंडिको उगाइए, इन सब चीज़ों पे हमने फोकस करना शुरू किया था। इसलिए मेरा एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी लेवल इतना इंप्रूव नहीं हो रहा था,
हमने ये देखा था। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ना, सब्सटेंसेस फार्मिंग का मतलब यही होता है स्टूडेंट, जब हम खुद के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, हम कमर्शलाइजेशन नहीं कर रहे, हम प्रॉफिट कमाने के लिए, ज़्यादा बेचने के लिए नहीं कर रहे। मतलब मेरा मेन पर्पस क्या है कि मेरा पेट भर जाना चाहिए, मेरा काम हो जाना चाहिए, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको मैं दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, लगा सकती हूँ, या कुछ और काम के लिए काम आ जाएगा, है ना। तो कोई ज़रूरत नहीं कि बस हम आटा ही खाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ राइस ही खा रहे हैं, we eat lot of things, right? So that is why पहला जो रहता है कि जो भी आप खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें से जो फार्मिंग है वो मेनली आप क्यों कर रहे हो, बिकॉज वो चीज़ आपके काम आएगी, आपके सेल्फ कंजम्पशन के लिए काम आएगी। दैट इज हम उसको क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्लियर? So it is a form of farming in which the agriculture produce is not sold but is kept for the consumption of the family, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ कंजम्पशन, and to provide seeds for the next sowing period। आप खुद के लिए यूटिलाइजेशन कर रहे हो और आने वाले टाइम पे कैसे जो हमारे पास सीड्स वगैरह आ रहे हैं, जैसे कई बार फ्रूट्स वगैरह हैं, उनके जो सीड्स हैं आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे आने वाले साल के लिए। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है मेरे पास, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में। कौन सा फार्मिंग, जिसमें मैं बात कर रही हूँ सब्सटेंसेस फार्मिंग की। यहाँ पे बिल्कुल भी कमर्शलाइजेशन की बात नहीं हो रही है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? ओके। क्वेश्चन नंबर 9, go through it. Due to its quality, Indian indigo was in great demand in Britain. In 1810, almost 95% of the indigo imported into Britain was from India. Indigo production became a very profitable business and many Britishers became indigo planters. They advanced loans to peasants to high rate and forced them to cultivate indigo in 25% of their land. हमने अभी बात करी इससे वाले पहले जो हमारा आंसर आया था सबसिस्टेंस फार्मिंग की, जहाँ पे जो एक कोई फार्मर होता था वो क्यों फार्मिंग करता था, ताकि वो अपना भैया पहले काम करा सके सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या शुरू कर दिया कि भाई ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसकी डिमांड ही बहुत ज़्यादा इंडिगो के लिए, तो 25% कंपलसरी कर दिया कि आपको 25% जो है आपका लैंड के पास उसमें इंडिगो बनाना ही पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। एंड इससे क्या हुआ, दे पेड अ लो प्राइस फॉर द इंडिगो। As the indigo plant had deep roots, it exhausted the soil fertility and the land was unfit for the rice cultivation. Read it students quickly. ये मेरे पास पूरा एक स्टेटमेंट गिवन। डन स्टूडेंट्स? तो कई बार ना हो सकता है कि आपको एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में सारी चीज़ें गिवन हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे पूरा एक कंडीशन गिवन है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिगार्डिंग ही है, ये फिर से उसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे अभी हमने बात करी थी ना कमर्शलाइजेशन की, कि हम लोग फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स की तरफ जा रहे थे। कौन से वाले? कैश क्रॉप्स की तरफ। तो ये भी एक कैश क्रॉप है, इंडिगो की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या फोर्स किया गया है कि 25% बोला गया है कि जो भी आप लैंड में खेती बाड़ी कर रहे हो ना उसमें 25% इंडिगो होना चाहिए ही चाहिए। एंड दे पेड अ लो प्राइस फॉर द इंडिगो। मतलब पहले तो आप फोर्स कर रहे हो कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा, है ना, उसके बाद आप उसको सही कीमत भी नहीं दे रहे हो उसकी, आप उनको कम पे कर रहे हो। एज द इंडिगो प्लांट हैड डीप रूट्स इट एग्जॉस्टेड द सॉइल फर्टिलिटी। दिक्कत कहाँ होती थी, आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में, हमने बात करी है द ब्लू रिबेलियन। इसका मतलब क्या होता है कि सारे जितने भी इंडिगो प्लांटर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट करना शुरू किया। क्या दिक्कतें थी, अगर मैं इंडिगो बना रही हूँ तो दिक्कत क्या है, एक तो जो मेरा सबसिस्टेंस फार्मिंग जो अभी मैंने पढ़ा, खुद के लिए मैं फार्मिंग कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि आपने 25% बोल दिया लैंड का, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से उसके लिए पैसे भी कम दे रहे हो। और जो मेन दिक्कत थी, उन्हें पता कि पैसे तो किसी भी चीज़ के कम ही देंगे क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेशन करने बैठे। दिक्कत क्या थी, जो इंडिगो प्लांट था उसकी जो रूट्स थी वो इतनी डीप रहती थी कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को एक तरीके से हार्म करती थी। और आपको पता है कि जितना अच्छा सॉइल रहेगा उतनी ही अच्छी आपकी खेती आएगी, खेती बाड़ी अच्छे से होगी, है ना। लेकिन अगर आपके किसी लैंड को वो बैरन कर देता है या उसकी फर्टिलिटी को वो लूज कर देता है तो आप इंडिगो के अलावा कुछ भी उसमें उगाओगे तो उतना अच्छा आउटपुट निकल के आएगा ही नहीं। तो ये मेन कंसर्न था किसी भी एक फार्मर के लिए। नाउ डू यू थिंक दैट द अबव प्रैक्टिस ऑफ द ब्रिटिशर्स वर जस्टिफाइड? ऑफ कोर्स नॉट। एक तो क्योंकि ये तो पूरा एक अनफेयर, हमारे ये बोल सकते हैं अनफेयर चीज है हमारे पास। आप तो पहले पैसे कम दे रहे हो, ऊपर से फोर्स कर रहे हो कि हमारी जमीन है उसमें आप हमें फोर्स कर रहे हो कि हमें क्या उगाना है क्या नहीं उगाना है। उसके बाद हमसे आप टैक्सेस भी लेते हो और जो हम लोग कीमत इसकी निकलनी चाहिए इंडिगो की, हम जो आपको 25% दे रहे हैं आप उसमें भी फुल हमें प्राइस नहीं दे रहे हो। ऊपर से इंडिगो ऐसा प्लांट है जो मेरे जो लैंड है उसकी जो सॉइल फर्टिलिटी को हार्म करता है। इतने सारे डिसएडवांटेजेस है, तो कहाँ से आपने जस्टिफाई किया? सो द फॉलोइंग फैक्टर्स डिस्टर्ब मी, मतलब एक तरीके से हमें क्योंकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है तो हमें बताने से कौन से फैक्टर्स है जो मुझे सही नहीं लगे।
The Britishers exploited Indian peasants by advancing them loans at a high rate of interest and by buying a low price for their produce. यानी आप उनको एक तरीके से डेप ट्रैप पे फंसाना चाह रहे हो। इसका मतलब क्या हो रहा है बेसिकली कि आप उनको कर्जे में फंसाते चले जा रहे हो। पहले तो क्या हो रहा है, इंडिगो को प्लांट करने के लिए जो मेरे को टूल्स वगैरह चाहिए उसके लिए आप क्या करते हो, पहले तो फोर्स करते हो कि हम आपको लोन्स प्रोवाइड कर, लेकिन लोन्स आप उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हो। जैसे कि मैंने माना कि आपने 10% इंटरेस्ट पे उनको पे किया लोन, है ना, कि आप आपको दे रहे हैं लोन, आपको 10% इंटरेस्ट मुझे हर महीने देना पड़ेगा, लेकिन आप उनका जब वो इंडिगो बना के दे रहे हैं तो आप उनको बोल रहे हो कि हम तो तुम्हें से 5% तक का ही दे पाएंगे, यानी जो ये बचा हुआ 5% था ये तो मेरा लॉस हो गया, पैसे से भी गए और साथ ही में जो मेरा लैंड का जो फर्टिलिटी था वो भी गया। ठीक है। सेकेंड रीजन क्या है, द ब्रिटिशर्स फोर्स्ड इंडियन peasants to cultivate indigo on 25% of their land holding. Since indigo plant exhausted the soil fertility, therefore the peasant has less land to cultivate in the subsequent years. यानी वो जब लैंड की क्वालिटी को खराब कर देता है तो आने वाले सालों में जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो उतना खास होके नहीं आता है। तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी, राइट। तो ये 2 पॉइंट्स एक तरीके से मेरे पास है जो बताते हैं कि मैं बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं हूँ, बिल्कुल भी एग्री नहीं करती ये पूरे हमने जो भी सिचुएशन पढ़ा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था किसी भी कल्टिवेटर्स के साथ। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। डन। Question number 10. Why did the British build roads in India and was it for the benefit of Indians? पहला क्वेश्चन क्या है, याद रखना अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं कि हमारे पास एक ही क्वेश्चन में जब 2 क्वेश्चंस गिवन है तो आप एक को ही आंसर लिख देते हो 2 पेजेस में फॉर 4 मार्क्स। ठीक है, मैडम देती हैं आपको 3 मार्क्स, फिर आप लड़ते हो या 2 मार्क्स ही देते, भाई मेरी जगह होगी तो मैं तो 2 ही नंबर दूंगी, 2 मार्क्स, फिर आप लड़ते हो मैम से आके, मैम हमें 2 नंबर आपने काट लिए, 2 नंबर आपने काट लिए। क्वेश्चन में 2 दिए ना पार्ट्स, दिए ना पार्ट्स। क्या पूछा है कि पहले तो ब्रिटिशर्स ने रोड क्यों बनाई, ब्रिटिशर्स ने रोड बनाई क्यों, पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है। उसी का सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एंड वाज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियंस, क्या उससे बेनिफिट था, ये आपको मुझे बताना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आधे नंबर ही मिलेंगे, भले तुम 5 पेज लिखाओ या पूरी आप एक तरीके से ग्रंथ लिखाओ, उस पर ऐसे लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मिथ हटा दो कि जितना ज्यादा पेजेस लिखूंगा उतना ज्यादा मेरे को नंबर आने वाले। लिखना है, अच्छा लिखना है और टू द पॉइंट, मतलब उस पॉइंट से रेलेवेंट होनी चाहिए चीजें। अगर कोई चीज हमारे पास 6 मार्क्स की आ रही है, 4 मार्क्स की आ रही है, तो मुझे उतना लिखना पड़ेगा ना। आप उसमें 2 लाइन लिख दोगे, फिर आप एक्सपेक्ट, भले आपने बिल्कुल सही लिखा हो लेकिन आप उसमें एलैबोरेट करके नहीं लिखोगे, एग्जांपल्स नहीं लिखोगे, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझाओगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने। मार्किंग स्कीम जैसा कुछ आता है सीबीएसई की साइट पे देखना, बाकी जो मैंने क्वेश्चन पेपर भी आपको सैम्पल पेपर का कराया है उसमें हर एक चीज हम बताती चलिए। मार्किंग स्कीम में ना टीचर्स को इंस्ट्रक्टेड रहता है कि अगर ये बच्चे ने ये पॉइंट लिखा है तो उसको आधे नंबर दो, ये लिखा है तो 2 नंबर दो, उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चेक करना पड़ेगा। क्लियर, उसके अकॉर्डिंग ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जैसे कि मेरे पास गिवन है, व्हाई डिड द ब्रिटिशर्स बिल्ड रोड्स। तो पहले तो अगर 2 रीजंस को सिंप्लीफाई करके मैं बताती हूँ, आपको पहले ही बताया था। एक तो क्या होता था, आर्मी को मुझे मोबिलाइज करना है, और सेकंड मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स, मुझे रॉ मटेरियल्स पहुंचाने। पहला क्या था कि आर्मी को मेरे को मोबिलाइज करना है, इधर से उधर आर्मी जानी चाहिए, तभी तो भाई अपना राज्य जो हमने बनाया है, ब्रिटिश रूल जो बनाया है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे। और सेकंड क्या था, मेरे पास रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफर करना। एज यू ऑल नो इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी, वो इकोनॉमी जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती थी और फिनिश्ड गुड्स को कंज्यूम करती थी। तो क्या रीजंस थे, पहला अगर मैं प्राइमरी इकोनॉमिक रीजन पूछती हूँ, द रोड्स वर बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स, है ना, क्योंकि व्हाई वाज इट बिल्ट, तो एक तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि मोबिलाइज करना आर्मी को, एंड सेकंड पॉइंट क्या था, रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करने के लिए। अदर देन दैट वी हैव सम हिट पॉइंट्स। पहला, अगर मैं इकोनॉमिक पॉइंट से पूछती हूँ, द रोड्स वर बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडियन इंटीरियर्स टू द पोर्ट्स फॉर द एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग को सप्लाई करने रहते थे रॉ मटेरियल्स, उसके बदले में हमारे पास फिनिश गुड्स आते थे। सेकेंड क्या था, ताकि हम ब्रिटिश गुड्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, फैसिलिटेटिंग दी ब्रिटिश गुड्स। सो रोड्स helped Britishers manufacture goods enter into Indian markets, boosting their trade and profit. तो जैसे कि आपको पता है कि अगर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पर्पस की मैं बात कर रही हूँ, अगर रॉ मटेरियल्स वगैरह होंगे तो मैं यहाँ पे ट्रेड की भी बात कर रही हूँ,
फिर थर्ड क्या होता है, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। सो रोड्स वर एसेंशियल फॉर मूविंग ब्रिटिश ट्रूप्स एंड मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी। तो यही देख रहे हो, तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, उसी को हमने तोड़ मरोड़ के अलग अलग पॉइंट्स में लिखा है। मतलब ये मेरे पास कैसा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कि मुझे हेड पॉइंट्स 2 ही पता है, 2 ही दिए हमें डायरेक्टली, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन तो 6 मार्क्स का 4 मार्क्स का पूछा, तो कैसे लिखोगे, इस तरीके से आपको डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। डन। Self-serving intentions. The construction was aimed at benefiting British economy interest and not the Indian population. तो यहाँ पे मैं कौन सा सेकंड पार्ट की बात कर रही हूँ, जहाँ पे हमने ये बात करी है क्या इससे इंडियंस को कुछ फायदा है क्या, हमें पता है कि हाँ इनडायरेक्टली शायद फायदा जरूर हो सकता है, बिकॉज हम लोग को भी हेल्प मिलेगी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन वगैरह के लिए, लेकिन मेन पर्पस क्या था, क्या वो हमारे बेनिफिट के लिए था, क्या वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए था, नहीं, वो क्या था, ताकि वो एक तरीके से खुद के इंटेंशंस को प्रोवाइड कर सके सारी चीजें। So the construction was aimed at benefiting the British economy interest, not the Indian population. While Indians eventually benefited from it. ये दोनों उसके पॉइंट्स हैं। इंडिया को इवेंचुअली उससे बेनिफिट मिला, ऐसा नहीं बोलूंगी कि बेनिफिट नहीं मिला है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मेन जो मोटिव था वो क्या था कि भाई वो अपने खुद की इंटेंशंस को पूरा कर सके। The immediate action was exploitation, not development. लेकिन याद रखना है कि रेलवे का सिंपल सा बात था कि यहाँ से सामान, आप सोच रहे हो कि यार किसी ने तो भैया बढ़िया कर दिया, हमारा रोड बना दी, तो रोड क्यों बना रहे हैं भाई, आपके यहाँ से सामान ले जाके कहीं और फेंकना जा रहे हैं, वो लेके जाना चाह रहे हैं, तो ये डिफरेंस है ना। उसने आपके लिए सहूलियत तो दी है, आपको बेनिफिट्स दिए हैं, आपको सर्विसेज दी हैं, लेकिन आपका फायदा उठाने के लिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंटेंशनल है, ये डेवलपमेंट में काउंट नहीं होगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, बेसिक कॉमन सेंस के थ्रू आपको आंसर करना है। डन? समझ आया? तो अगर मेरे पास 2 पार्ट्स गिवन रहते हैं किसी भी क्वेश्चन में, मुझे उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना रहता है। तो स्टूडेंट्स ये थे मेरे टॉप 10 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि एक तरीके से पूरा रिवीजन हो जाए। तो आपको कैसे लगे क्वेश्चंस, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, कौन से क्वेश्चन इजी लगे, इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आपको डेफिनेटली बताना है। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहाँ पे मैं बात करती हूँ हमारे पास जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, है ना, ये सारे बोर्ड्स आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इसकी क्लासेस। अगर मैं सीबीएसई की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, हमको प्रोवाइड करते हैं आपको क्लासेस किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, और उसके अलावा भी हमारा हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस ये सारी बोर्ड्स की क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। साथ ही में स्टूडेंट्स आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाते हैं, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। हमें सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर भी आपको फॉलो करना है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो स्टूडेंट्स। और आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा चैनल जो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि टिल द एंड ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन हम आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।